नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। इन दिनों नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। कोई उनको आतंकवादी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि अगर राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम पेश किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है राहुल गांधी की जीभ जीभ को जो है आग लगा देनी चाहिए या फिर अलग-अलग बयान जो है इस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं। किसी का कहना है कि राहुल गांधी की जो राहुल गांधी जिस तरह से राहुल गांधी की दादी को मारा गया, उसी तरह से राहुल गांधी को भी मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद इस पे हालाँकि किसी प्रतिक्रिया की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती उनकी तरफ से कि वो कोई इस पे कार्रवाई करेंगे या फिर किसी तरह का कोई जवाब आएगा और इस तरह की कोई उम्मीद भी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से बीजेपी अध्यक्ष का जो है जेपी नड्डा का रिप्लाई आता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनकी चिट्ठी का जवाब मिलता है। तो ये सारी बयानबाज़ियाँ जिस तरह से चल रही हैं इन दिनों, इन्हें देख के लगता है कि राहुल गांधी की जान को वाक़ई में खतरा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई या किसी भी तरह की उनके नेता के ऊपर रोक-टोक होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कहना है कांग्रेस नेता से जानेंगे हम, सीधा जुड़ते हैं प्रबल प्रताप शाही जी के पास में। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस नमस्कार। अभी हाल-फिलहाल में जिस तरह से नेता विपक्ष को धमकियाँ दी जा रही हैं, अमेरिका दौरा करके आए हैं राहुल गांधी और उसके बाद से लगातार बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार देश के अंदर और बाहर नरेंद्र जी, मोदी के और आरएसएस के एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी लगातार अडानी अंबानी को देश की संपदा देते जा रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जिस हिसाब जी, से देश के अंदर नफरत का माहौल मोदी ने और आरएसएस ने मिलकर फैलाया, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उससे जो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस और अडानी और अंबानी की चूल्हे हिल गई हैं, वो घबरा गए। जी, क्योंकि अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आए, किसको कितना संसाधन मिल गए, किसके कितने संसाधनों पर कब्जा है, कौन कहाँ पर है, कौन नौकरी में, कौन नहीं है। तो ये देश देश पूरा एक्सरे हो जाएगा। उससे रोकने के लिए उससे घबरा कर नरेंद्र मोदी और आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। कभी रविंद्र बिट्टू आप उनको आतंकी कहते राहुल गांधी को, कभी मारवा जो है वह कहते हैं कि दादी जैसा हाल हो जाएगा। कभी जी, एक शिंदे गुट के विधायक कहते हैं कि जी, जो संजय जीप काट गायकवाड़ का चलाएगा बयान तो था। गायकवाड़ का विधायक गायकवाड़ का भी बयान था कि 11 लाख रुपया देंगे, और कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ। ये संदर्भ ये है कि यह लोग राहुल गांधी से घबरा गए। अब राहुल गांधी से घबरा गए हैं तो राहुल गांधी के को विचारों से तो हरा नहीं सकते, तो गाली देने का ये आरएसएस की नीति है, गाली देना, हिंसा करना। जैसे गांधी जी से जब वो जीत नहीं पाए तो उन्होंने गांधी जी को, नाथूराम गोडसे को आगे करके उनकी हत्या करना, बंदूक देना, गोली देना, ये सब काम इन लोगों का है, बम मारना। और तमाम दंगे जो हुए हैं देश के अंदर, बहुत सारे दंगों में आरएसएस की और उसके अनुवादी संगठनों की लिप्तता पाई गई है। बहुत सारे लोग पाए भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारियां आई भी हैं। कार्रवाई हुई ना हुई, लेकिन रिपोर्ट में आई है। यहाँ तक मालेगांव जी, ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो, उसमें भी आरएसएस से जुड़े लोगों के तत्वों का ही उसमें भूमिका रही। अब मुझे जो डर है, वो डर ये है कि एक माहौल राहुल गांधी के खिलाफ बनाने की कोशिश आरएसएस के द्वारा अपने लोगों के बीच हो रहा, बाकी देश के अंदर नहीं, अपने लोगों के बीच में, कि राहुल गांधी के प्रति हिंसा करने की एक, ये वो लोग एक कुचेष्टा कर रहे हैं। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लेबनान नाम के देश में जिस तरीके से डॉक्टर का पेजर फट गया, या नर्सों का पेजर फट गया है, या छोटे बच्चों के हाथों में पेजर फट गया, या मोबाइल फट गया है, या वॉकी जी, टॉकी फट गई, तो बहुत सारे लोग घायल हो गए, कुछ लोग मारे गए। कि मुझे लगता है, मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत, अमित शाह, अडानी और अंबानी मिलकर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं कर रहे, कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ मिलकर साजिश तो नहीं कर रहे हैं। इजराइल के हाइफा जी, में अडानी का कोर्ट भी है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने जो व्यापारिक हित है उस पर चोट आ रही है, जो वो लूट रहे हैं उस पर चोट आ रही है, इसलिए राहुल गांधी को ये लोग कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बहुत बड़ा खतरा है इन्हीं हम्म। आरएसएस के लोगों से, और मैं चेतावनी के तौर पर कहता कि लेश मात्र भी राहुल गांधी के ऊपर कोई भी अगर कोई हल्की सी कोई खरोच भी आई तो उसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा, अमित शाह होगा, मोहन भागवत आरएसएस होगी, अडानी अंबानी होंगे। मुझे लगता है जी। कि ये लोग कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और ये साजिश के तहत ही गाली देना राहुल गांधी को। उसके बाद जो लेटर जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिखा है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लेटर प्रधानमंत्री को लिखा था, उस लेटर की जी। जो भाषा है जेपी नड्डा की, वो भाषा एक ट्रोलर की भाषा है, एक चुटपुंजिया नेता की भाषा है। वो भाषा जी। मुझे नहीं लगता कि एक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा हो सकती है, और वो भी मुझे लगता है वो लेटर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखित के पीएमओ के द्वारा जेपी लिखित जेपी होगी। नड्डा और अपने लेटर में ये भी गिनाते कि नरेंद्र मोदी को जो है गालियां दी जाती हैं और 110 गालियां दी जाती हैं उनको अच्छा कांग्रेस की ये तरफ से, बताओ, और वो बकायदा ये उन्होंने गालियां मेंशन भी ये की। ये ये गालियां क्या गिन रहे थे? कौन गाली बताएं? गाली कौन जी। दिया है, किसने गाली दिया है, कब गाली दिया है? और क्या ये बैठ के गिनते रहते हैं गाली? और राहुल और तो नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं 2.5 किलो गाली रोज खाता हूँ, और 2.5 किलो गाली खाता हूँ, और 2.5 किलो गाली देता हूँ। जी। कौन उनको नरेंद्र मोदी को देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने ही गालियां दी, जैसे किसानों को आंदोलनजीवी, परजीवी, नक्सलाइट, खालिस्तानी, आतंकवादी कौन कहा था? भारतीय जनता पार्टी के जो देश के किसानों को गाली दे सकते हैं, जो देश के मजदूरों को गाली दे सकते हैं, जो देश के उस राज्य पंजाब को गाली दे सकते हैं, जो देश के हर व्यक्ति को गाली देते रहते हैं, गाड़ी चढ़वा देते हैं, उनसे आप क्या आशा करोगे? और आरएसएस जो है वह इस देश का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी कौन था? इस देश का पहला आतंकवादी गोडसे था, जिसने गांधी जी की हत्या की है। तो उस लिहाज से तो सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है आतंकवादियों का, तो वो आरएसएस है। ये कहने में दो राय नहीं है। और हिंसा फैलाना आरएसएस का काम है। आरएसएस के 100 मुंह है, 100 उसके पास अपने संगठन है जो काम करते हैं अलग अलग तरीके से। और और विदित है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें संघ के समर्थक और संघ के प्रचारक, संघ के लोग शामिल रहे। देश के अंदर बहुत बड़ा नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। और राहुल गांधी, क्योंकि वो अति पिछड़े दलित, आदिवासी, महादलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की उनको न्याय दिलाने की बात, किसानों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, इनके लूट के एजेंडे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इनकी रक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने, जो नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगता है, जो आरएसएस को अच्छा जी। नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह लोग राहुल गांधी को कोई दुख पहुंचाना चाहते हैं, कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग साजिश करते हैं। प्र, जी, प्रबल जी, जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, उनको नंबर 1 आतंकवादी बताया जा रहा है, कोई नेता कोई बयान दे रहा है, चाहे वो संजय गायकवाड़ हो, चाहे वो रवनीत बिट्टू हो, लेकिन इन चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं ये लगता है कि इनको बढ़ावा खुद बीजेपी के कद्दावर नेता दे रहे हैं, उनसे उनको जो है काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पे भी कोई जवाब नहीं आया और उल्टा जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी तरफ से जवाब आता है और वो जवाब भी कुछ खास नहीं था, बल्कि पलटवार उन्होंने किया। कांग्रेस के युवराज के ऊपर देखो, जिस तरह से रविंदर बिट्टू रविंदर बिट्टू किसके सदस्य? रविंदर बिट्टू वर्तमान समय में मोदी कैबिनेट के सदस्य, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रवनीत कैबिनेट सिंह के बिट्टू जी। सदस्य। रवनीत सिंह बिट्टू, रविंदर के रवनीत सिंह बिट्टू मोदी की कैबिनेट के सदस्य हैं। तो अगर रवनीत सिंह बिट्टू कोई चीज कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वह पूरे कैबिनेट की मंशा है, वो मोदी की भाषा है, वो पीएमओ के द्वारा तय की हुई लाइन है। जो जेपी नड्डा कह रहे हैं वही लाइन वो भी कह रहे हैं, जो मारवा कह रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लाइन। तो इस समय जी। राहुल गांधी के ऊपर चौतरफा अटैक ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी डर जाए, राहुल गांधी बातें न कहें, राहुल गांधी
घबरा कर घर बैठ गए, राहुल गांधी लोगों से मिले। लेकिन राहुल गांधी एक शेर दिल आदमी थे, और आज राहुल गांधी करनाल में उन नौजवानों से के परिवारों से मिलने के जो डंकी रूट से, इलीगल रूट से अमेरिका जाते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है हरियाणा में इस समय, जी, और इलीगल तरीके से, जैसे डोंकी रूट कहता है, वो मेक्सिको होकर अमेरिका जाते थे। किस तरीके से परेशान होते हैं, उनसे शायद अमेरिका में मिले थे, और आज उनके परिवार के लोगों से, माता पिता से, उनके परिवारजनों से आज मुलाकात की करनाल को बजा के। तो राहुल गांधी एक दिलेर आदमी है, और उन्होंने यात्रा की है, महाराज जोड़ो यात्रा की है, 2 बार किया है, 1 बार पद यात्रा की, 1 बार गाड़ी यात्रा की है, और करीब-करीब 10-15 हज़ार किलोमीटर की यात्राएँ दोनों हुई है। 5,000 की पद, 4 साढ़े 4 हज़ार की पद यात्रा, और 7-8 हज़ार 5 7-8 8 हज़ार के करीब-करीब की मेरे हिसाब से गाड़ी यात्रा, तो 15 हज़ार की यात्रा हो गई थी, और रोज भी यात्रा वो जी। कर रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी घबराहट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जनता के बीच जा नहीं सकते, क्योंकि इतने गलत वादे किए, इतने झूठे वादे किए। अभी जो उनकी रैली हुई है कुरुक्षेत्र या कहाँ पर, वहां पर लोग ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी से लोग अब समझ गए हैं, नरेंद्र मोदी से लोग अब नफरत करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं सुनना चाहता है। जी, नरेंद्र मोदी की से बातचीत कोई नहीं करना चाहता है। नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं, अगर नरेंद्र मोदी चैनल पे आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। तो नरेंद्र मोदी की ग्राफ गिरता जा रहा है, और राहुल गांधी लोकप्रियता के शीर्ष पर जा रहे हैं, इससे घबराहट है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता से घबराहट है। मुझे लगता है आरएसएस को, मोदी को, मोहन भागवत को, अमित शाह को, अडानी को और अंबानी को। उन्हें लग रहा है कि अगर चेंज हो गया और राहुल गांधी अगर देश के शीर्ष पर पहुंच गए, तो इन लोगों की जो लूट है, उस लूट से को एक्सपोज हो जाएगा, और उस लूट से देश को बचा देंगे। प्रबल सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने एक कांग्रेस को लेके फिर से उन्होंने बयानबाजी की है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा जो है वो दम तोड़ चुकी है, क्योंकि जब मोदी जी ने गणपति की पूजा की तो कांग्रेस में इससे बेचैनी हो गई। इस तरह की बात जो है मोदी जी ने बोली है महाराष्ट्र में। मोदी जी गणपति पूजा करने कहाँ जाते हैं? सीबीआई साहब के घर जाते हैं ना। तो सवाल उस पर कि सीबीआई साहब के रिश्ते और उनके रिश्तों के बारे में सवाल था। जी, गणपति पूजा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। राहुल नरेंद्र मोदी चीजों को मिसलीड करते हैं। गणेश पूजा सबसे ज्यादा वहां पर महाराष्ट्र के अंदर लोग करते हैं, और हर पार्टी के लोग करते हैं। बड़े बड़े गणेश उत्सव, गणेश मंडप, और यहाँ पर लोग गणेश उत्सव मनाते हैं। नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उस गणेश उत्सव की शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ एकताबद्ध करने के लिए जनता को, हिंदू जी, मुस्लिम एकता के तहत में किया था। नरेंद्र मोदी को जानकारी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी आरएसएस वालों को जानकारी है, ये तो अंग्रेजों के दलाल हैं। ये तो अंग्रेजों को के दलाल हैं, और ये अंग्रेजों के के लिए काम करते थे, जासूसी करते थे, और लोगों को जेल भिजवाते थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, बहुत सारे लोगों को जेल भिजवाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो सेना थी, आजाद हिंद फौज थी, उसके खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए यही सावरकर लाइन लगाकर लोगों को भर्ती करवा रहे थे। जी, जब कांग्रेस ने विरोध किया, बहिष्कार किया अंग्रेज की सेना में भर्ती करने का, तो यही आरएसएस के लोग और सावरकर जो है लाइन लगाकर कैंप लगाते थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो। तो ये कब के देशभक्त? ये सब तो देश के विरोधी रहे। ये तो अंग्रेजों के दलाल है। इन अंग्रेजों के दलाल हमें क्या बताएंगे कि देशभक्ति क्या होता है? नाखून भी कटवाया इन लोगों ने भारत की आजादी। कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेता की जान ली है, जान दिया गांधी जी, प्रथम है महात्मा गांधी। उनकी जी, जान इस आतंकवादी ने ली, गोडसे नाम के आतंकवादी ने। इंदिरा जी की हत्या हुई देश की एकता अखंडता को के रक्षा के लिए। उसके बाद राजीव जी की हत्या होती है। इन्होंने क्या किया? नाखून भी कटवाया है इन्होंने? कोई शहीद हुए हैं? कहीं कुछ नहीं किया। ये लोग उल्टा अंग्रेजों के दलाल हैं, अंग्रेजों को गुप्तचर सर्विस देते थे,
और इनके इनकी पोशाक क्या रही? ये भारतीय परिधान पहनते थे, भारतीयता की बात करते हैं। इनका परिधान क्या रहा है? शर्ट और पैंट और हाफ पैंट। ये पुलिस की पोशाक हुआ करती थी इटली की। ये मुसोलिनी से लेकर आए थे, इटली से लेकर आए थे। उनके एक और नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो मुसोलिनी से मिलकर आए थे, इंस्पायर्ड थे फासीवाद से। जी ये तो इटली की पुलिस की पोशाक की कॉपी है और वहाँ की वो पुलिस की पोशाक रही। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये आरएसएस के लोग क्या बताएंगे, हमें क्या बताएंगे और आपको क्या बताएंगे कि कौन देशभक्त है? ये लोग देशभक्त होते जी तो अगर नरेंद्र मोदी बहुत बड़े देशभक्त थे तो देश की सेना कमजोर क्यों कर रहे हैं? अग्निवत योजना लाकर सेना को कट ऑफ कर दिया। 1,80,000 भर्ती वैसे ही रुकी हुई थी कोरोना काल में। 1,80,000 वैकेंसी आ गई तो 60,000 सैनिक हमारे हर साल रिटायर होते हैं। तो तीन साल तक तो भर्ती नहीं, 1,80,000 का बैकलॉग। उसके बाद तुम अग्निपथ योजना 4 साल की, कौन सा नौजवान जान देने जाएगा? और जो शहीद हुआ उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो बहुत सारे जी नौजवानों ने दौड़ना फिरना बंद कर दिया है। अब पहले मैं हरियाणा में या कहीं गाँव में आप जाते थे तो आप देखते होंगे अपने गाँव में भी कि नौजवान सुबह उठ के दौड़ते थे कि सेना भर्ती होना है। अब तो सेना की भर्ती भी रोक दी है तुमने। सेना में जाते ही नहीं ये लोग अग्निपथ योजना के कारण। 4 साल के लिए अब विमुख हो गए। तो क्या हुआ? उससे कौन कमजोर हुआ? भारत की सेना ही कमजोर हुई ना, बॉर्डर पे कम। और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई माउंटेन्स में होगी, यानी पहाड़ों में होगी। और पहाड़ों में टेक्नोलॉजी नहीं लड़ती, पहाड़ों पे इंसान लड़ता है। जी कितने पता नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट में फिगर नहीं है, कि जहाँ ह्यूमन सर्वेलेंस होती थी, ह्यूमन सर्वेलेंस बंद हो गई लोगों की कमियों के कारण सेना में। तो नरेंद्र मोदी क्या बताएं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और उनकी जो गोदी मीडिया है या उनकी चमची मीडिया है या उनको कुछ भी मीडिया, गटर मीडिया कह दो, वो रोज उसके एजेंडे को, फालतू एजेंडे को रोज बढ़ाती है, सही बात बताती नहीं। जी नरेंद्र मोदी का एजेंडा प्रबल क्या है सर मैं बताओ? आपसे हम्म, हाँ जी सर आज मोदी सरकार को वैसे भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन के कार्यकाल में अभी तक अगर आपसे पूछूं मैं, मेरा अगर आपसे सवाल हो कि 100 दिन में मोदी जी की अब तक क्या-क्या उन्होंने कुछ खास उनके ऐसे काम हैं जो गिनवाने लायक हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई उनकी उपलब्धि नहीं, बस एक ही उपलब्धि, देश से बाहर घूम के आए, अभी सिंगापुर घूम के आए हैं, बैंड बाजा बजा कर आए हैं। और बाकी सब एक दो, जी, क्या रसिया गए थे या कहाँ गए थे, और पता नहीं कौन कौन से देश गए थे, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं इतना उनको फॉलो भी नहीं करता हूँ कि मुझे पता हो। कभी कभी खबरें कहीं से आ जाती हैं, तो मैं तो टीवी देखता भी नहीं। तो कभी कभी खबरें आ जाती हैं तो जी, पता चल जाता है। शायद 4 5 6 देश घूमने गए हैं, तो यही उनकी उपलब्धि है कि भारत के पैसे, जनता के पैसे से घूमने चले जाते हैं विदेश। यही उनकी उपलब्धि है और क्या उपलब्धि। हाँ, उपलब्धि ये है जी, कि 3 4 कोशिशें की इन्होंने दंगे फैलाने की, दंगे फैल नहीं पाए। और उन्होंने कोशिश की थी अभी अडानी को जमीन देने की, और बहुत सारी कोशिशें हैं उनकी अडानी को कुछ नौकरी देने की। हाँ, एक कोशिश और थी उनकी जो नाकाम हो गई। ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रहे थे, जैसे आप जैसे यूट्यूब पे करने वाले लोग अपना ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते और आप लोग जेल चले जाते, वो बिल ला रहे थे, वो बिल वापस हो गया। बहुत सारी ऐसी जी। कोशिशें हुई हैं जो इस बार नाकाम। अभी अभी वन नेशन और वन इलेक्शन की भी बात चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये अब बोगस ये आइडिया, बिल पे बहुत ये जल्द बोगस ये आने वाला बोगस है। ये बोगस आइडिया है। ये कभी भी देखो, पहले तो संसद के अंदर इसको पारित करना पड़ेगा। जी, टू थर्ड मेजोरिटी उनके पास है नहीं। उसके बाद जब संसद के अंदर पारित होने के बाद फिर वो 50% प्लस स्टेटों से पास होके आना चाहिए, वो उनके पास है नहीं। तो जब कुछ है नहीं तो ये जी, फालतू की, जैसे महिला आरक्षण वैसे ही दे दिया है और सिर्फ छोड़ दिया है और आरक्षण किसी महिला को मिला नहीं। वैसे ही इनका एक नया नया तंत्र है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन तो हो ही रहा है। पार्लियामेंट का इलेक्शन वन नेशन है और वन इलेक्शन है। संसद का, पूरे देश में संसद जो है वो एक ही है। संसद लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारा देश जो है, भारत का संविधान जो कहता है कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। हर स्टेट की अपनी अलग अलग राज्य है, अलग अलग वहाँ के चुनाव चुनाव होते हैं, अपने अलग अलग 5 5 साल का अपना टेन्योर होता है, इसके जी, हिसाब से चुनाव होता है। तो वो अपने हिसाब से होगा।
अब ये सोच रहे हैं नागालैंड, 2 राज्य में तो चुनाव 4 राज्य का चुनाव तो करा नहीं पा रहे हो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का 5 तारीख तक होगा, 8 तारीख को उसका आएगा। उससे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। और झारखंड का इलेक्शन तुमने कराया नहीं। तो तुम 4 राज्य का तो इलेक्शन करा नहीं पा रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से हो पाएगा भाई? और ये झूठ बोलते जी। हैं कि हर रोज चुनाव होता है, कहाँ चुनाव? 31 राज्य हैं और 4 मेरे साथ 4 या 5 कांस्टिट्यूंसी प्रदेश है, 5 या 7, 37 38 हो गए। 38 राज्यों में कहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है भाई? अगर एक दिन में तो 38 कितना दिन हो गया? 38 राज्य हो गए, 31 राज्य उत्तर हो गए, 38 27 27 चार 31 35, हाँ सॉरी 27 28 29 30 35 राज्यों में अगर चुनाव हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लेकर, तो कितने कितने राज्य हो गए? कितने दिन चुनाव हुआ? झूठ बोलते हैं कि रोज चुनाव होता है, कहाँ रोज चुनाव होता है? तो उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, 27 में जी। होगा ना। दिल्ली में 23 में होगा, 25 में होगा। जी। तो 2 महीने, दो हर जगह का अलग अलग होता है ना। और 365 दिन तो चुनाव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं चुनाव। एक एक साल में 2 इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी आखिर। अभी जी। 2024 में 2 इलेक्शन हुए। एक हुआ है अभी केंद्र सरकार का चुनाव, लोकसभा का हो रहा है, अभी राज्य का हो रहा है। 2025 में 2 चुनाव होंगे, एक दिल्ली का होगा और एक जो है उसके बाद बिहार और उसके आसपास का होगा। बिहार के तो चुनाव। कहाँ जी। से होगा? तो फिर कैसे हो गया? आखिर। हर साल हर दिन चुनाव हो रहे हैं, कैसे हो रहा है? जी, आखिरी में सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरह की ये बयानबाज़ियाँ हो रही हैं और नेता विपक्ष पे, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे-मोटे छोटे नेता पे इस तरह की बयानबाज़ी है, नेता विपक्ष राहुल गांधी पे इस तरह की बयानबाज़ी हो रही है। आज ये दौर आ गया है कि नेता विपक्ष को इस तरह से सरेआम एक तरह से गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी जो केंद्र में सरकार है उनकी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा ये कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से जो है शहर दी जा रही है, साफ तौर पे। तो आज ये एकदम किस शायद तरह की एकदम राजनीति एकदम हो रही है? देखो देखो, मैंने पहले ही बताया कि आरएसएस की विचारधारा जो है वह एक हिंसा की विचारधारा है। और देश के पहले हमारे राष्ट्रपिता को मरवाने वाले ही आरएसएस के लोग रहे। आरएसएस का संबंधित व्यक्ति था, जिसको बाद में इन्होंने कहा कि हमारा है नहीं है, गोडसे, जी। तो पहला आतंकवादी था। तो उनसे आप क्या आशा करोगे? उनसे आप कोई आशा नहीं कर सकते, वो हिंसा ही फैला सकते। और इस पर एक बार पटेल जी ने बैन लगाया था, इंदिरा जी ने बैन लगाया, तो गलती हो गई, बाद में बैन खोल दिया। इनको तो बैन लग जाना चाहिए। और इनके बहुत सारे मुंह हैं और इनके तो रूप हैं, हिंसा, लोगों को पिटवाना, मरवाना, नरेंद्र दाभोलकर को मरवा देना, गौरी लंकेश की हत्या करवा देना, तो सब इनके ही साथी लोग हैं, संगी साथी लोग हैं। जब पकड़ लिए जाते हैं तो डिनाई कर जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अगर हाँ राहुल जी। गांधी को लेस मात्र भी अगर खरोच आई, इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो नरेंद्र मोदी होगा, अमित शाह होगा, मोहन भागवत होगा, अडानी और अंबानी होंगे। मुझे लगता है कि गंभीर साजिश है और इस पर इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इन धमकियों को आप बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये धमकियां नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश होगी राहुल गांधी की। धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।